हेलो गाइस, आई एम डॉक्टर दीप्ति कारिया। आज के सेशन में हम डिस्कस करेंगे रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल एंड वन इंपॉर्टेंट टॉपिक दैट इज डायबिटीज मेलाइटस। सबसे पहले नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेसेलियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे। साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स अवेलेबल हो जाएंगे। दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए। तो मेंटेनेंस ऑफ ब्लड शुगर लेवल या रेगुलेशन ऑफ ब्लड शुगर लेवल, सबसे पहले हमें नॉर्मल ब्लड शुगर लेवल पता होना चाहिए। तो ब्लड शुगर एक हम मेजर करते हैं फास्टिंग स्टेट में। फास्टिंग मतलब कुछ खाया नहीं है तब। तो फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल होता है हमारा 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। और दूसरा है पीपीबीएस या इसे पीपी2बीएस भी लिखा है। कभी आपने किसी का ब्लड इन्वेस्टिगेशन, शुगर इन्वेस्टिगेशन देखा हो तो उसमें ऐसा ये वैल्यू बताई हुई पीपी2बीएस, दैट इज पोस्ट प्रांडियल। मीन्स पीपी2 मतलब 2 आवर्स आफ्टर फूड इंटेक, 2 आवर्स आफ्टर। पोस्ट प्रांडियल मतलब फूड इंटेक। ठीक है, तो ये शुगर लेवल होगा नॉर्मल वैल्यू दैट इज 110 to 140 मिलीग्राम पर डेसीलीटर। अभी ये जो शुगर लेवल मेंटेन करना है, इसके अंदर हमारे जो हार्मोन्स है उसका रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला आएगा हमारा इंसुलिन, जो ब्लड शुगर लेवल को रेगुलेट। इंसुलिन एक हार्मोन जो मैंने बताया था वही है जो कि हमारा शुगर लेवल घटाता है। बाकी सब हार्मोन्स शुगर लेवल बढ़ाते हैं, ब्लड ग्लूकोज या शुगर बढ़ाते हैं। तो कौन से हार्मोन होंगे जो बढ़ाते हैं? ग्लूकागॉन, थायराइड हार्मोन, ग्रोथ हार्मोन, है ना, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, ये सब एंटी इंसुलिन एक्शन। ठीक है, तो हमारा जो ब्लड शुगर मेंटेन कैसे होगा? लीवर का क्या रोल है? लीवर जो है वो हमारा ग्लूकोज बफर की तरह। ग्लूकोज बफर का मतलब है जैसे ही हमने फूड लिया, खाना वाना खाया है, तब क्या होगा? शुगर बढ़ेगा। तो ये जो शुगर है ना वो इंसुलिन बढ़ाता है, हमारा इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा फिर। और इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा तो ये जो शुगर है वो जा करके स्टोर हो जाएगा, है ना, लीवर में ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मसल में भी ग्लाइकोजन के फॉर्म में, मसल ग्लाइकोजन। तो ये जो है आफ्टर मील करेगा ग्लाइकोजेनेसिस। जेनेसिस मतलब फॉर्मेशन। और अगर हमने खाना खाया इसके बाद फ्यू आवर्स आफ्टर फूड इंटेक, क्या होगा? शुगर लेवल कम है तो अभी इंसुलिन भी डिक्रीज, शुगर बढ़ेगा इंसुलिन बढ़ेगा, शुगर घटेगा इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीज होगा। इसके बदले सिक्रीट होगा ग्लूकागॉन, जो हमने किया था। ग्लूकागॉन क्या कर रहा है? ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो ये इस तरह से रेगुलेट कर रहा है। देखो यहाँ सेम थिंग, आफ्टर फूड इंटेक शुगर लेवल बढ़ रहा है तो ग्लाइकोजेनेसिस, एंड फ्यू आवर्स आफ्टर फूड there is decrease in the blood sugar, तो ग्लाइकोजिनोलाइसिस। तो यहाँ पे से तो ये भी यही डायग्राम ये भी बता रहा है कि शुगर लेवल जब बढ़ रहा है यहाँ पे तो इंसुलिन सिक्रीशन बढ़ेगा। इंसुलिन क्या कर रहा है यहाँ पे? लीवर में ग्लाइकोजन, मसल में ग्लाइकोजन, और अगर ज्यादा ग्लूकोज है तो वो फैट में डिपोजिट कर। तो दिस इज द डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन, सेम यहाँ। तो एंड इट इज रेगुलेटेड बाय नेगेटिव फीडबैक। नेगेटिव फीडबैक कैसे? शुगर बढ़ा इंसुलिन बढ़ेगा, शुगर घटेगा इंसुलिन, दैट इज एन एग्जांपल ऑफ होम्योस्टैसिस का भी एक एग्जांपल। तो ये सेम थिंग। तो इंसुलिन ग्लूकागॉन का जो रेशियो है, ये इंसुलिन ग्लूकागॉन रेशियो, ये कब बढ़ रहा है? जब इंसुलिन बढ़ेगा या ग्लूकागॉन घटेगा। कब बढ़ रहा है? आफ्टर फूड। और ये रेशियो कब घटेगा? फास्टिंग। इंसुलिन कम हो रहा है, ग्लूकागॉन बढ़ रहा है। अभी हम डिसऑर्डर्स की बात, डिसऑर्डर्स ऑफ पैंक्रिया सबसे इंपॉर्टेंट है, बहुत बार क्वेश्चन पूछ रहे हैं, जिसका नाम है डायबिटीज। तो डायबिटीज मेलाइटस को डिफाइन कर रहे हैं, तो डेफिनेशन क्या होता है? डायबिटीज मेलाइटस इज अ मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। सिर्फ शुगर का नहीं है, मेटाबॉलिक डिसऑर्डर। तो इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या है? ब्लड शुगर लेवल इंक्रीज, ब्लड शुगर लेवल। क्यों ब्लड शुगर बढ़ेगा? क्योंकि आइदर कंप्लीट और रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन। अभी इसका मीनिंग क्या है? कंप्लीट या रिलेटिव लैक ऑफ इंसुलिन का मतलब क्या है? कंप्लीट लैक मतलब हम जो पेंक्रिया है वो इंसुलिन सिक्रीट नहीं कर रहा है, दैट इज कंप्लीट। और रिलेटिव मतलब तो इंसुलिन सिक्रीशन ही बंद हो गया, तो कंप्लीट। और रिलेटिव मतलब इंसुलिन सिक्रीट हो रहा है पर रेजिस्टेंस है, टिश्यू रिस्पॉन्ड नहीं कर।
तो इस हिसाब से डायबिटीज के मेजर 2 टाइप्स, एक है इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, मतलब इंसुलिन सिक्रीट ही नहीं हो रहा है, आईडीडीएम इसका शॉर्ट फॉर्म अगर बताए तो आईडीडीएम, और दूसरा है एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। जो एनआईडीडीएम होता है ना, वो ओबीज इंडिविजुअल मिलता है, क्योंकि ओबेसिटी की वजह से जो एडिपोज टिश्यू इतनी सारी बढ़ जाती है ना, तो रिस्पॉन्सिवनेस कम हो जाती है। तो दोनों का डिफरेंस क्या है, आईडीडीएम एंड एनआईडीडीएम। टाइप 1 को कहते हैं इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसमें क्या हो रहा है, पैथोलॉजी हमें पता है, इंसुलिन सिक्रीशन डिक्रीजेस। कॉज क्या हो सकता है, एक तो जेनेटिक भी हो सकता है, जेनेटिक आइलेट्स ऑफ लैंगरहांसी नहीं है, प्रोटीन सिंथेसिस नहीं हो रहा है, इंसुलिन इज अ प्रोटीन, तो इनहेरिटेड भी एक फैक्टर है, ठीक है, हेरिडिटरी। फिर एनवायरमेंट, एनवायरमेंट मतलब ना, बहुत ज्यादा ही शुगर ले लिया तो ऐसे ही एग्जॉशन हो जाए। वायरल इन्फेक्शन जो कि आइलेट्स ऑफ पेंक्रियास को अफेक्ट करे तो भी इंसुलिन सिक्रीशन कम होगा। और नंबर 4, ऑटो एंटीबॉडी। ऑटो एंटीबॉडीज मतलब हमारे आइलेट्स के अगेंस्ट एंटीबॉडीज बने, ऑटो मतलब हमारी ओन टिश्यू के अगेंस्ट ही एंटीबॉडीज बने। तो ये मेजर कॉजेज है आईडीडी, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस, ठीक है। उसकी एज यूजुअली अर्ली एज में, दैट इज एज ऑफ ऑनसेट है 40 ईयर, बिफोर 40 ईयर्स। और इसमें क्या करना पड़ता है, इंसुलिन, पेशेंट हैज टू टेक द इंसुलिन बिकॉज इंसुलिन बन ही नहीं रहा है, ठीक है। सेकेंड है एनआईडीडीएम, नॉन इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटिस। इसका एज ऑफ ऑनसेट है आफ्टर 40 ईयर। इसके कॉजेज क्या होते हैं, एक तो जेनेटिक फैक्टर तो इसमें भी आएगा, जेनेटिकली ओबेसिटी है, ठीक है, तो भी हो सकता है। सेकेंड, ओबेसिटी मेजर फैक्टर फॉर एनआईडीडी। जो भी आपके आजू बाजू 40 ईयर्स के ऊपर वाले जो लोग हैं जिनको डायबिटीज ब्लड प्रेशर है, उनका मेन कॉज है ओबेसिटी। थर्ड, सेडेंट्री लाइफस्टाइल। सेडेंट्री लाइफस्टाइल मतलब बहुत कम काम करना, सेडेंटरी बैठे ही रहना लाइफस्टाइल। और नंबर 4, एज बढ़ रही है, तो दैट इज ऑल्सो प्रोड्यूसेस इंसुलिन रेजिस्टेंस। इसमें होता क्या है, इंसुलिन का रेजिस्टेंस क्रिएट होता है, मतलब इंसुलिन बन तो रहा है ना, इंसुलिन बना, हमारे जो आइलेट्स है वो बना रहे, पर जो हमारी एडिपोज टिश्यूज है वहां पे जो रिसेप्टर्स होते हैं ना, वो रेजिस्टेंट हो जाए, तो इंसुलिन अपना काम नहीं करेगा। तो इससे होगा क्या, अगर इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर रहा है तो और ज्यादा सिक्रीट होगा, तो यहाँ पे कभी कभी इंसुलिन का सिक्रीशन बढ़ जाता है, तो इंसुलिन लेवल में बी नॉर्मल और ग्रेटर देन। यहाँ पे जो अगर बॉडी वेट रिड्यूस करे तो ये डायबिटीज कैन बी रिपोर्टेड ग्रेटर देन नॉर्मल, अगर और कोई फैक्टर नहीं है तो, ठीक है। तो ये हो गया टाइप 1, टाइप 2। और भी 2 टाइप के डायबिटीज होते हैं। थर्ड वन दैट इज सेकेंडरी डायबिटीज। सेकेंडरी डायबिटीज का मतलब हमारे आइलेट्स बराबर है एकदम, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आइलेट्स ऑफ लैंगरहांस है ना, जो हमारे बीटा सेल्स है, लैंगरहांस, ये सब नॉर्मल है, पर कोई और सेकेंडरी डिजीज लाइक फॉर एग्जांपल कोई ड्रग ली है ना, ड्रग में अगर स्टीरॉइड्स है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, स्टीरॉइड्स ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स, एक ही। सेकेंड, कोई ड्रग में अगर कॉन्ट्रासेप्टिव्स भी प्रोड्यूस कर, कॉन्ट्रासेप्टिव, या फिर कोई एंडोक्राइन डिसऑर्डर है, एंडोक्राइन डिसऑर्डर में ग्रोथ हार्मोन सिक्रीशन बढ़ रहा है, जैसे जाइजेंटिज्म, एक्रोमेगाली, इसमें भी डायबिटीज। कुशिंग सिंड्रोम, कुशिंग सिंड्रोम में क्या हो रहा है, हमारा कौन सा हार्मोन बढ़ रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड। थायराइड हार्मोन बढ़ रहा है, तो ये सब हमारे जो इंसुलिन के एंटी है ना, तो अगर ये हार्मोन बढ़ गए तो इंसुलिन का एक्शन कम हो जाएगा। इंसुलिन नॉर्मल सिक्रीट हो रहा है, कोई इश्यू नहीं है उसको, पर ये जो एंटी वाले हार्मोन है ना, वो बढ़ गए, तो ये हो गया सेकेंडरी डायबिटीज। थर्ड, फोर्थ कॉज, पहला हुआ टाइप 1 आईडीडीएम, सेकेंड एनआईडीडीएम, थर्ड सेकेंडरी, एंड फोर्थ गेस्टेशनल। गेस्टेशनल मतलब ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी ऑटो इम्यूनिटी की वजह से या फिर मेटाबॉलिज्म चेंज होने की वजह से डायबिटीज। तो ये इसकी इफेक्ट क्या होती है, शुगर लेवल बढ़ा रहेगा, अगर शुगर लेवल बढ़ा रहा तो ये शुगर जा करके बेबी का भी ब्लड शुगर बढ़ेगा ना, क्योंकि मदर में से वो शुगर बेबी में ही जाएगा ना, तो बेबी का भी ब्लड शुगर बढ़ेगा। इंट्रायूटेराइन लाइफ की बात करें तो बेबी के आइलेट्स स्टिमुलेट होंगे, तो बेबी में भी इंसुलिन बढ़ जाएगा, तो मे बी लार्ज बेबी ना, उसके वेट बहुत ज्यादा होता है एट द टाइम ऑफ बर्थ। कभी कभी स्टिल बॉर्न मतलब आफ्टर बर्थ द बेबी डाइज, तो ये गेस्टेशनल डायबिटीज। अभी डायबिटीज की इफेक्ट्स क्या हो रही है, इफेक्ट्स का
पहला कॉज क्या है? सबसे पहला कॉज है ब्लड शुगर लेवल बढ़ना, इंक्रीज प्लाज्मा या ब्लड शुगर लेवल। तो ब्लड शुगर बढ़ता क्यों है? हमने देखो इंसुलिन के फंक्शन किए थे, ये सब नहीं होंगे यहाँ। देखो इंसुलिन के 5 एक्शन थे, इसमें से शुगर लेवल वाले हम रिपीट करवा रही हूँ। सबसे पहला था, ये देखो जैसे हमने फूड लिया है तो हमारा शुगर बढ़ा, ये शुगर को सबसे पहले वो कहाँ लेके जा रहा है? सेल के अंदर। तो फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑफ शुगर, शुगर का फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन ऑन इंसुलिन, तो अंदर गया पहला। सेकेंड एक्शन ग्लाइकोलाइसिस, शुगर का ग्लाइकोलाइसिस। थर्ड एक्शन करेगा वो, अगर ज्यादा शुगर मैंने लिया है, सपोज हम पार्टी में गए, बहुत शुगर खाया है, तो क्या होगा? का कन्वर्जन होगा ग्लाइकोजन में, तो ग्लाइकोजेनेसिस। ओके। फोर्थ एक्शन है डिक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, जो ग्लाइकोजन बना है उसको ब्रेक डाउन नहीं होने देगा। एंड नंबर फिफ्थ डिक्रीजेस ग्लूकोनियोजेनेसिस। ग्लूकोनियोजेनेसिस याद होगा, ग्लूकोनियोजेनेसिस मतलब फॉर्मेशन ऑफ ग्लूकोज फ्रॉम नॉन ग्लूकोज सोर्सेस। नॉन ग्लूकोज सोर्सेस क्या थे? फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड्स, लैक्टिक एसिड्स, है ना। तो ये 5 इसके एक्शन थे। अब ये सब नहीं होगा, इसमें नहीं होगा डायबिटीज। क्यों? क्योंकि इंसुलिन नहीं है, या इंसुलिन अपना काम नहीं कर रहा है ना। अगर जैसे मैं हूं, मैं अपना काम नहीं कर रही हूँ तो मैं एब्सेंट हूँ, वही हुआ ना। तो एनआईडीडीएम आईडीडीएम दोनों। तो यहाँ क्या हो रहा है? देखो इंसुलिन नहीं है तो क्या होगा? फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन डिक्रीज हुआ, तो यहाँ से ब्लड में से ये शुगर सेल में नहीं जा रहा है, तो शुगर बढ़ा। ठीक है। फिर सेल में उसका यूज भी नहीं हो रहा है, ग्लाइकोलिसिस भी नहीं। थर्ड, अगर मैंने ज्यादा शुगर ले लिया तो उसका स्टोरेज भी नहीं होगा, तो डिक्रीज। तो ये सब उल्टा लिखना है आपको, पहले इसके एक्शन और ये नहीं हो रहा है, तो डिक्रीज फैसिलिटेटेड डिफ्यूजन, डिक्रीज ग्लाइकोलाइसिस, डिक्रीज ग्लाइकोजेनेसिस, ग्लाइकोजन का फॉर्मेशन, देन इंक्रीज ग्लाइकोजिनोलाइसिस, मतलब जो ग्लाइकोजन है ना उसका ब्रेकडाउन। ठीक है। तो भी शुगर, क्योंकि ग्लाइकोजन ब्रेकडाउन होगा तो क्या होगा? ग्लूकोज बनेगा, वो ब्लड में जाएगा, तो ग्लूकोज। एंड नंबर 5 इज ग्लूकोनियोजेनेसिस, मतलब फैटी एसिड, अमाइनो एसिड, लैक्टिक एसिड, सब में से भी ग्लूकोज बनेगा। तब ये सब होने से होगा क्या? ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा। ठीक है। हाँ, तो पहला सिम्टम हुआ इंक्रीज। अभी ये बढ़ा हुआ शुगर जब हमारी किडनीज में से पास हो रहा है ना, किडनी की कैपेसिटी होती है रीनल थ्रेशोल्ड में पता है 180 मिलीग्राम पर डेसीलीटर, मतलब ये जो शुगर लेवल 180 से ज्यादा बढ़ गया तो अभी हमारी किडनीज उसको एब्जॉर्ब नहीं करेंगी, तो ये जाएगा कहाँ? यूरिन, ग्लाइकोज यूरिया, ग्लूकोज इन द यूरिन। हाँ, और इसीलिए इसको डायबिटीज कहते हैं। डायबिटीज का मतलब है दैट इज सिफॉन। सिफॉन मतलब फ्लो, फ्लो होना, शुगर फ्लोज इन यूरिन ना। हिंदी में उसे मधु प्रमेय कहते हैं, स्वीट यूरिन। so that is the reason of the reason behind the name of the disease diabetes। तो यहाँ पे ग्लाइकोज यूरिया, तो देखो ग्लाइकोज यूरिया होगा ना तो यूरिन के अंदर ग्लूकोज ज्यादा। ग्लूकोज अगर हमारी किडनी ट्यूब्यूल में ज्यादा है ना, तो इसके साथ साथ वाटर का ऑस्मोसिस हो रहा है, ऑस्मोसिस ऑफ वाटर। तो वाटर ऑस्मोसिस हुआ तो यूरिन आउटपुट बढ़ेगा। पोलीयूरिया इंपॉर्टेंट क्लिनिकल फीचर ऑफ डायबिटीज। अगर कोई पेशेंट आपको 40 ईयर्स के बाद आएगा, बता रहा है कि मुझे रात को 3-4 बजे 3-4 बार यूरिन पास करने उठना पड़ रहा है, तो वन ऑफ द कॉज इज डायबिटीज, यूरिन आउटपुट बढ़ता है। फिर इसके बाद क्या होगा? अगर पोली यूरिया हुआ ना, ग्लाइकोज यूरिया हुआ, शुगर जाएगा, शुगर की वजह से ऑस्मोसिस होगा, पोली पोली यूरिया हुआ तो फिर प्यास भी ज्यादा लगेगी, तो पोलीडिप्सिया। पोलीडिप्सिया का मतलब है इंक्रीज वाटर इनटेक। एंड पोलीफेजिया, ये भी इंपॉर्टेंट। पोलीफेजिया मतलब भूख बहुत ज्यादा लगती है। क्यों भूख बहुत ज्यादा लगती है डायबिटीज? उसके दो कारण। नंबर 1 कि ये जो हमारा शुगर है ना वो सेल को तो मिल ही नहीं रहा है, तो सेल इज नॉट गेटिंग द शुगर। और इसके अंदर एक और इम्पॉर्टेंट थियरी, ग्लूकोस्टैटिक थियरी, जो हमने हाइपोथैलेमस में। क्या था वो ग्लूकोस्टैटिक थियरी? देखो हमारे हाइपोथैलेमस में ना 2 सेंटर्स होते हैं, एक है फीडिंग सेंटर और दूसरा है सटाइटी सेंटर। तो सटाइटी सेंटर का काम क्या है? ये सटाइटी सेंटर जो सेंटर होता है ना वो हमारे फीडिंग सेंटर को इनहिबिट कर, ठीक है। पर ये सटाइटी सेंटर कब एक्टिवेट होगा? जब हमारा ब्लड शुगर लेवल बढ़ेगा, और ये जो शुगर है ना वो ब्लड में से सटाइटी सेंटर के अंदर जाएगा,
और अंदर जाने के लिए चाहिए इंसुलिन, है ना? तो ये बेसिक मैकेनिज्म। अभी देखो इंसुलिन है नहीं तो होगा क्या? शुगर बढ़ा, है ना? मैंने खाना खाया, शुगर बढ़ा, तो इंसुलिन नहीं है, तो ये शुगर हमारे सटाइटी सेंटर के अंदर नहीं जाएगा, सटाइटी सेंटर एक्टिवेट नहीं होगा, वो फीडिंग सेंटर को इनहिबिट नहीं करेगा। फीडिंग सेंटर इज एक्टिव, कंटिन्यूअसली एक्टिव फीडिंग सेंटर, तो इसीलिए देयर इज या इंक्रीज फूड इंटेक। और इम्पॉर्टेंट एक और सिम्टम, वेट लॉस। पोलीफेजिया होगा फिर भी वेट लॉस। क्यों वेट लॉस हो रहा है? इसका एक कारण है ग्लूकोनियोजेनेसिस। मतलब क्या? ग्लूकोनियोजेनेसिस का मतलब है हमारे जो फैटी एसिड्स है, लैक्टिक एसिड है, अमाइनो एसिड, इसमें से ग्लूकोज बन रहा है, तो ये गए ना अमाइनो एसिड और फैटी एसिड, तो वेट लॉस एक। सेकेंड, जो इंसुलिन का एक एक्शन था, लाइपोजेनेसिस। लाइपोजेनेसिस मतलब अगर हमने लाइपोजेनेसिस यानी ज्यादा ग्लूकोज लिया है ना, तो इंसुलिन क्या कर रहा है? उसको फैट में कन्वर्ट, ठीक है? अगर इंसुलिन नहीं तो वो फैट बनेगा नहीं, तो फैट फैट डिक्रीज होगा, तो वेट लॉस होगा। और एक और इम्पोर्टेंट, कीटोसिस। कीटोसिस और इसके बाद होगा कीटो एसिडोसिस। कीटोसिस का मतलब, कीटोसिस में होता क्या है? कीटोन बॉडी फॉर्मेशन बढ़। अब ये कीटोन बॉडी है क्या? इंपॉर्टेंट, यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट बात आ रही है। देखो इंसुलिन कर क्या रहा है? इंसुलिन इज बेसिकली नॉट द डिजीज ऑफ कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, ये तो ज्यादा डिजीज है फैट मेटाबॉलिज्म। कैसे? अभी आजकल ये कीटो कीटो डाइट बहुत सुना हो। कीटो डाइट में क्या करते हैं? यही यही मैकेनिज्म है, स्टारवेशन करवा, लाइक सिचुएशन लाइक डायबिटीज। डायबिटीज में होता क्या है ये कीटोसिस, वो हम पहले देखेंगे। तो इम्पॉर्टेंट बात, देखो इंसुलिन नहीं है, इंसुलिन का काम क्या है? यूज करना ग्लूकोज, लेकिन अभी इंसुलिन नहीं है तो ग्लूकोज तो यूज हो नहीं रहा है, तो हमारा ग्लूकोज रहेगा कहाँ? ब्लड में। यूज किसका होगा? फैट का। तो हमारा जो सेल है ना, सेल को भी तो एनर्जी चाहिए ना, ऐसे तो चलेगा नहीं, तो सेल कर क्या रहा है? वो फैट का डिस्ट्रक्शन है। फैट का डिस्ट्रक्शन होगा और इससे बनेंगे एसिटाइल कोए। ये एसिटाइल कोए है, ये फैट के डिस्ट्रक्शन। एसिटाइल कोए प्लस एसिटाइल कोए को बनाएगा एसिटो एसिटाइल कोए, और इसके साथ और एक एसिटाइल कोए ज्वाइन हो और बनाएगा HMG कोए। ये सब ज्यादा बायोकेमिस्ट्री, और इसमें से बनेंगे कीटोन बॉडी। कीटोन बॉडीज का नाम है बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड एंड एसिटो एसिटिक, तो एसिटिक, ये दो है हमारे। अभी ये होते हैं एसिड, तो इसकी वजह से होगा एसिडोसिस। एसिड मीन्स पीएच हमारी डिक्रीज। फिर ये जो एसिड्स है ना, हमारा बॉडी ट्राई करेगा उसको एक्सक्रीट करने का, तो एक्सक्रीट कहाँ होंगे? एक तो यूरिन में ना, तो यूरिन की पीएच भी एसिडिक। फिर ब्रीदिंग भी एक्सक्रीट होती है, तो एसीटोन ब्रीथ, तो यूरिन में होगा तो कीटोन यूरिया बोलते हैं, एंड एसीटोन ब्रीदिंग, ब्रीथ में भी एसीटोन प्रेजेंट, ठीक है? और कभी कभी अगर ये कीटोन बॉडी बहुत बढ़ गए तो उसको कहते हैं कीटो एसिडोसिस, और ये जो ब्रीदिंग है ना वो बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, कहते हैं कस्मॉल्स ब्रीथ। करवा रही हूँ, कस्मॉल्स करवा रही हूँ। तो क्लिनिकल फीचर्स हो गए यहाँ पे डायबिटीज के, इंपॉर्टेंट याद रखने हैं। ये इतने सिम्टम्स आपको देखने को मिले इफ यू आर जस्ट एन एमबीबीएस, इफ यू आर एमबीबीएस। फिर उसके बाद अगर आपको कोई पेशेंट आ रहा है और इतने सिम्टम्स बता रहा है, सबसे पहले आपको ब्लड इन्वेस्टिगेशन करवाना है कि भैया डायबिटीज तो नहीं है। तो कौन से आएंगे? पोलीयूरिया ना, ग्लाइकोज यूरिया लेके नहीं आएगा कि मेरे यूरिन में शुगर जा रहा है, तो वो नहीं पता चलेगा, तो पता चलेगा पोलीयूरिया। फिर आएगा पोलीडिप्सिया, प्यास ज्यादा लग रही। पोलीफेजिया, वो भी बोलेगा भूख ज्यादा लग रही। फेजिया, सबके कॉजेज हमने कर दिए। एंड पोलीफेजिया होने के बाद भी वेट लॉस और लैक ऑफ एनर्जी, फटिक, थकान ज्यादा लगी। क्यों? क्योंकि अमाइनो एसिड्स वगैरह सब जा रहे हैं, ठीक है? तो देखो पोलीयूरिया क्यों होगा? क्योंकि ग्लूकोज है, ग्लूकोज के साथ ऑस्मोसिस ऑफ वाटर हो रहा है, तो पोलीयूरिया। पोलीयूरिया की वजह से पोलीडिप्सिया। पोलीफेजिया में हमने कर दिया सटाइटी सेंटर से उसका स्टिमुलेशन नहीं होगा क्योंकि इंसुलिन नहीं है, इसलिए पोलीफेजिया। और वेट लॉस क्यों होगा? फैटी एसिड्स, अमाइनो एसिड, ये सब वो डिग्रेड हो रहे हैं। और बायोकेमिकल अगर साइंस है तो सबसे पहला होगा इंक्रीज ब्लड शुगर, तो हमें तो पहले इससे पता चलेगा दैट इज सस्पिशियस। फिर शुगर इन द यूरिन, ग्लाइकोज, या और अगर ज्यादा एडवांस्ड है
कीटोसिस। अभी कॉम्प्लिकेशंस देख ले। तो एक्यूट कॉम्प्लिकेशंस कौन सी होती है डायबिटीज? अगर बहुत लंबे टाइम तक शुगर लेवल बढ़ा रहा, देखो डायबिटीज में एक ही करना है, शुगर को मेंटेन करना है। बढ़ा हुआ है पर उसको विथ डाइट, विथ एक्सरसाइज एंड विथ ड्रग्स। तो अगर आप लंबे समय तक अगर शुगर को नॉर्मल रख के चल रहे हो तो यू आर नॉर्मल, नथिंग इज बिन, कोई भी ऑर्गन अफेक्ट नहीं। पर अगर शुगर लेवल बढ़ा हुआ रहा तो बहुत सारी टिश्यू को इंजरी होती है, कॉम्प्लिकेशन। सबसे पहला है डायबिटिक कीटो एसिडोसिस। तो ज्यादा आईडीडीएम में देखने को, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस, जिसे कहते हैं टाइप 1 डायबिटीज मेलाइटस। तो ये कब होगा? एक तो कॉमनली कब होता है कि जब इंसुलिन, सपोज कोई पेशेंट इंसुलिन पे है और अगर उसको सर्जरी करवानी पड़ी तो उसका डोज बढ़ाना, तो इंसुलिन रिक्वायरमेंट बढ़ जाए तभी। और दूसरा कि किसी ने डोज बंद कर दिया या कम कर दिया, डिक्रीज इंसुलिन। तो इसमें होता क्या, मैंने बता दिया, कीटोन बॉडी बनते हैं। तो सबसे पहला होगा, उसे कहते हैं कीटोसिस। सेकेंड होगा कीटोनेमिया, कीटोनेमिया मीन्स ब्लड के अंदर कीटोन बॉडी। और थर्ड होगा कीटोन यूरिया, यूरिन में। अभी कीटो एसिडोसिस की कॉम्प्लिकेशंस क्या है? सबसे पहला तो शुगर लेवल तो बहुत बढ़ेगा, क्योंकि कीटोन बॉडी मतलब हमारा जो सेल है ना वो फैट में से एनर्जी ले रहा है, शुगर को यूज नहीं कर रहा है। तो सबसे पहला होगा शुगर बढ़े, ब्लड शुगर। फिर कीटोन बॉडी बन रहे तो पीएच डिक्रीज होगी, एसिडोसिस। मैंने बताया ब्रीदिंग, फास्ट रैपिड ब्रीदिंग, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ रेस्पिरेशन, इसे कहते हैं कस स्मॉल ब्रीथ। हाइपर वेंटिलेशन, हाइपर वेंटिलेशन मतलब रेट भी बढ़ेगा एंड डेप्थ भी, इंक्रीज रेट एंड डेप्थ ऑफ। यूरिन में कीटोन बॉडी एक्सक्रीट हो रहे तो एसिडिफिकेशन ऑफ यूरिन। देन डिहाइड्रेशन, क्योंकि पोलीयूरिया हो रहा है तो अगर वाटर इतना नहीं लिया तो डिहाइड्रेट। और इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस, क्यों? क्योंकि अगर ये यहाँ पे क्या होगा, इलेक्ट्रोलाइट इम्बैलेंस में सोडियम और पोटेशियम दोनों, क्योंकि ये जो कीटोन बॉडीज है ना वो सोडियम और पोटेशियम के साथ एक्सक्रीट, सोडियम सॉल्ट, सोडियम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, पोटेशियम बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटारिक एसिड, ऐसे एक्सक्रीट, ये लेवल डिक्रीज। और अगर इसके बाद भी ट्रीट नहीं किया तो पेशेंट को कोमा और लीड्स टू डेथ। तो ये हो गया हाइपरग्लाइसीमिया एंड कीटोएसिड। अभी दूसरा है हाइपोग्लाइसीमिया। हाइपोग्लाइसीमिया भी डायबिटिक्स के पेशेंट में ज्यादा है, जिसे कहते हैं आईडीएम, इंसुलिन डिपेंडेंट डायबिटीज मेलाइटस में ज्यादा होता है। तो इसमें क्या होगा, शुगर लेवल कम हो रहा है तो कॉज क्या है? कब सपोज कभी पेशेंट ने डबल डोज ले लिया इंसुलिन का, अभी इंसुलिन लिया फिर भूल गया, फिर ले लिया तो इंक्रीज ओवरडोज। दूसरा, अगर इंसुलिन लिया है इसके बाद फूड इमीडिएटली लेना होता है, तो अगर फूड नहीं लिया, डिले इन द फूड, फूड नहीं लिया तो भी हो सकता है। थर्ड, जीआई डिस्टर्बेंस। अभी पेशेंट पेशेंट ऐसे सभी आ सकते हैं आपके पास। जीआई डिस्टर्बेंस मतलब सपोज इसने इंसुलिन लिया फिर खाना खाया फिर उल्टी हो गई, तो क्या होगा? फूड तो निकल गया पर इंसुलिन तो चला गया है ना, इंसुलिन तो उसका शुगर लेवल घटाएगा ना, तो दैट इज हाइपोग्लाइकेमिया। फिर मेटाबॉलिज्म कभी कभी बढ़ जाती है, सर्जरी है, कोई स्ट्रेस है, कुछ भी है, मेटाबॉलिज्म। और कभी कभी रेयर कॉज में इंसुलिन का ट्यूमर हो सकता है। साइन सिम्टम्स में सबसे ज्यादा हमारा शुगर जब कम होता है ना तो हमारे सीएनएस के ऊपर इफेक्ट, और सेरिब्रल कॉर्टेक्स में जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं ना उनको सबसे ज्यादा शुगर चाहिए। तो अगर कम हो गया तो सबसे पहले सिम्टम्स सीएनएस के आएंगे। तो सीएनएस में कौन से सिम्टम्स आते हैं, जिसे कहते हैं न्यूरो, अपने को भी बहुत ज्यादा भूख लगी हो तो क्या होता है उसे, ये सिम्टम्स कहते हैं न्यूरोग्लाइकोपेनिक सिम्टम्स। बहुत ज्यादा भूख लगी, ऐसे नहीं कि थोड़ी सी भूख लगी, तो वो सिम्टम्स यहाँ हाइपोग्लाइसीमिया है ना। तो क्या होगा, नर्वसनेस, ट्रेमर्स हो सकते हैं कभी कभी, इनकोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेशन, हेल्यूसिनेशन। तो हेल्यूसिनेशन मतलब फॉल्स परसेप्शन, हेल्यूसिनेशन, ट्रेमर्स आ गया, ठीक है ना, कंफ्यूजन, कन्वर्जन्स, कॉमा। अगर ट्रीट नहीं किया तो शुगर लेवल बहुत कम हो गया, सपोज 70 to 100 चाहिए उसका 20 हो गया, तो फिर अल्टीमेटली पेशेंट इन कॉमा। फिर सीवीएस के अंदर अगर शुगर कम है तो पाल्पिटेशन, ये हार्ट ट्राई करेगा ना कि ज्यादा ब्लड को पंप करे, एक ही कार्डिया, हार्ट रेट बढ़ जाएगा। एरिथमिया भी हो सकता
GIT में नॉशिया, वॉमिटिंग, स्किन में स्वेटिंग, हाइपोथर्मिया, हाइपोथर्मिया। तो अभी हाँ, तो दोनों तरह का कॉमा हो सकता है, हाइपोग्लाइसेमिक या हाइपरग्लाइसेमिक डायबिटीज में। तो हमें सबसे पहले तो पता कैसे चलेगा के लिए ब्लड शुगर करवाना। अगर कोई पेशेंट आया जिसको डायबिटीज है और कॉमा में आ रहा है आपके पास, आप कैजुअलिटी में बैठे हो, तो आपको सबसे पहले करवाना क्या है, ब्लड शुगर। अगर शुगर कम है तो उसे शुगर देना है, अगर ज्यादा है तो उसे इंसुलिन देना है ना। नहीं तो क्या होगा, अगर कम है और इंसुलिन दे दिया आपने तो देन पर्सन विल डाई, पेशेंट विल डाई। यहाँ पे हाइपोग्लाइसीमिया में शुगर कम होगा, हाइपर में प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर है ये सब जो हमने किया ना, जीआई डिस्टर्बेंसेस हो गया है ना, फिर फूड लिया है, इसके बाद डायरिया, वॉमिटिंग, मेटाबॉलिज्म रेट बढ़ गया, या इंसुलिन का ओवरडोज हो गया, या एक्सरसाइज कर, और हाइपरग्लाइसीमिया में अनट्रीटेड कुछ है इन्फेक्शन, या इसने इंसुलिन बराबर लिया ही नहीं है, रेट ऑफ ऑनसेट ये फट बहुत इमीडिएटली शुगर कम हुआ, ये धीरे धीरे। और इसका डिफरेंस इंपॉर्टेंट और सिम्टम क्या है, ब्रीदिंग हाइपोग्लाइसेमिक में स्लो हो जाएगी, इसमें कस्मोर्स ब्रीदिंग रैपिड होगी, टेंडन रिफ्लेक्सेस तो ब्रिस्क होंगे, प्लांटर रिफ्लेक्स एक्सटेंशन होगा, ये हाइपोग्लाइसेमिक, जबकि बाकी सब में नॉर्मल है। और यहाँ पे हाइपरग्लाइसेमिक है तो ग्लाइकोज यूरिया भी होगा, कीटोन यूरिया, एसिडोसिस। तो आप यूरिन में भी शुगर चेक कर सकते हो, ब्लड में भी शुगर, इजीली पता चलेगा कि हाइपर है या हाइपोग्लाइसेमिक। अभी लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन, लॉन्ग टर्म मतलब बहुत लंबे टाइम तक डायबिटीज रहा है ना, तो सिवियरिटी एंड ड्यूरेशन ऑफ डायबिटीज से पता चलेगा कि क्या कॉम्प्लिकेशन है, कौन कौन से कॉमन कॉम्प्लिकेशन। तो कार्डियोवास्कुलर होगा जिसमें होता है मैक्रो एंजियो, मैक्रो मतलब बड़ी वेसल्स, बड़ी वेसल्स का के अंदर कोलेस्ट्रॉल जमा हो, एथेरोमा फॉर्मेशन एंड कैल्सिफिकेशन। तो ये एथेरोमा होगा, अगर एथेरोमा मतलब प्लाक बन रहा है, ये जो वेसल है ना वो छोटी हो जाएगी, या ल्यूमेन इसकी शॉर्ट नैरो हो जाएगी। इससे होगा क्या, इससे ब्लड सप्लाई डिक्रीज हो रहा है, तो इश्चेमिक हार्ट डिजीज, क्योंकि कोलेस्ट्रॉल जमा हुआ है ना। अगर ये ब्लड वेसल हमारी ब्रेन की हुई तो स्ट्रोक हो सकता है, अगर पेरिफेरल वेसल्स हुई तो पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज हो सकती है, और छोटी वेसल्स पे अफेक्ट कर रहा है तो माइक्रो एंजियोपैथी, जिसमें पेरिफेरल वास्कुलर डिजीज, डायबिटिक रेटाइनोपैथी, रेटाइना की छोटी छोटी वेसल्स है, इसमें भी एंजियोपैथी हो सकती है, ठीक है। फिर नेफ्रोपैथी, नेफ्रॉन में, और न्यूरो, पेरिफेरल न्यूरोपैथी। तो ये लॉन्ग टर्म कॉम्प्लिकेशन। दूसरा इंपॉर्टेंट कॉम्प्लिकेशन है इन्फेक्शन। अगर डायबिटीज वाला पेशेंट है जिसका ब्लड शुगर बहुत ज्यादा है, तो कोई भी इन्फेक्शन लगा तो बहुत जल्दी वो बैक्टीरिया और फंगाई या कुछ भी हो, उसका ग्रोथ बहुत ज्यादा होगा, तो क्योंकि शुगर बहुत है तो कॉमनली इसमें डायबिटिक फूड देखने को मिलता। क्या होगा, अगर छोटी सी भी इंजरी हुई तो इट मे प्रोड्यूस अ लार्ज अल्सरेशन, या कभी कभी तो वो डिब्राइड भी करना पड़ेगा, वो इतना बड़ा अल्सर हो सकता है। तो डायबिट कभी कभी तो फूड भी काटना पड़ सकता है, डायबिटिक फूड। अगर आप सर्जरी की टर्म में जाओगे तो आप देखोगे बहुत सारे पेशेंट्स आएंगे डायबिटिक फूड। तो इट इज बेटर टू रेगुलेट योर ब्लड शुगर लेवल। बॉइल्स भी बहुत ज्यादा होते हैं, वजाइनल भी कैंडिडायसिस भी होता है, वजाइनल फंगल इन्फेक्शन, पाइलोनेफ्राइटिस जो नेफ्रॉन्स का इन्फ्लेमेशन है, और डायबिटिक रेटाइनोपैथी की वजह से ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, अर्ली कैटरैक्ट भी डेवलप हो सकती है। तो ये इसकी लॉन्ग टर्म डायग्नोसिस में क्या करेंगे, ब्लड शुगर एंड यूरिन शुगर, ठीक है। कीटोन बॉडीज भी प्रेजेंट हो सकते हैं अगर कीटोसिस है। फास्टिंग ब्लड शुगर मैंने बता दिया, 70 to 110 मिलीग्राम पर डेसिलीटर, और पीपी टू बी एस लेस देन 140 मिलीग्राम पर डेसिलीटर। इसके बाद एक और टेस्ट होता है जिसे कहते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस टेस्ट। इसमें क्या करते हैं, पेशेंट को पहले 3 दिन तक तो नॉर्मल डाइट देते हैं, इसके बाद फास्टिंग सैंपल लेते हैं ब्लड और यूरिन, और इसके बाद इसे दे रहे हैं 75 ग्राम ग्लूकोज 300 ml वाटर के अंदर, और उसके बाद हर एक हाफ एन आवर के बाद ब्लड के सैंपल कलेक्ट करने हैं, यूरिन के सैंपल, ठीक है। तो इसमें हमें पता क्या चलेगा, ऐसा कर्व आता है, अगर सपोज ये हमने सैंपल कलेक्ट किया ना, तो नॉर्मल का कर्व है ऐसे करके आएगा, फिर प्री डायबिटिक्स और डायबिटिक्स, शुगर बढ़ेगा ग्रेजुअली डिक्रीज। देखो नॉर्मल है ना, इसका फास्टिंग ब्लड शुगर लेवल रहेगा 70
110 मिलीग्राम पर। पीक वैल्यू जाएगी यहाँ तक 140 तक, ये जा रहा है सपोज 100, 140 मिलीग्राम पर डे, और 2 से 5 घंटे के अंदर ये वापस आ 5 आवर्स के 2 to 2.5 आवर्स के नॉर्मल आ जाए। फिर इम्पेयर्ड ग्लूकोज टॉलरेंस मतलब थोड़ा सा डायबिटीज होना अभी स्टार्ट हो सकता है, इम्पेयर्ड है, ग्लूकोज बराबर से टॉलरेट नहीं कर रहे थे। इसमें क्या होगा, इसका फास्टिंग ब्लड शुगर होगा 110 to 126 मिलीग्राम पर, नॉर्मल से ज्यादा बट डायबिटिक से कम। यहाँ पे ये वाला देखो, यहाँ 100 से भी ज्यादा है, 126 से बीच में, ठीक है। पीक वैल्यू जाएगी 140 to 200, 140 से लेकर 200 मिलीग्राम पर डे। तो ये पेशेंट है, इसमें लेटर ऑन डायबिटीज होने के चांसेस हो सकते हैं अगर उसने ब्लड शुगर मेंटेन नहीं किया, डाइट मेंटेन। और थर्ड है डायबिटिक में, तो डायबिटिक वाले का तो कर्व ऐसे ही आएगा, पहले ही 126 से ज्यादा होगा फास्टिंग मिलीग्राम पर डे, और पीक वैल्यू तो ज्यादा जाएगी 200 मिलीग्राम से भी ज्यादा। और ये फास्टिंग 126 आने में बहुत टाइम लगेगा, 4 to 6 आवर्स। इसीलिए बोलते हैं ग्लूकोज टॉलरेंस, वो टॉलरेट नहीं कर सकता। ग्लूकोज अगर हमने दिया तो उसका जो इंसुलिन, नॉर्मली हमारे में क्या होगा, जैसे हमने ग्लूकोज ली तो इमीडिएटली हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करके वो ग्लूकोज को डिक्रीज, ये नहीं हो रहा है। अभी एक और भी टेस्ट करते हैं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसे कहते हैं HbA1c, जिसे कहते हैं ग्लाइकेटेड हीमोग्लोबिन और ग्लाइकोसिलेशन ऑफ हीमोग्लोबिन। में होता क्या है, हमारा जो हीमोग्लोबिन है ना, उसका एन टर्मिनल है ना, हमें पता है हीम और ग्लोबिन होता है, तो ग्लोबिन वाली जो चेन होती है ना, इसमें एन टर्मिनल क्या चेन में, वहां पे ग्लूकोज अटैच, और ये जो है ना वो नॉन एंजाइमेटिक पोस्ट ट्रांसलेशन एडिशन है। और ये ग्लूकोज कब तक रहेगा, जब तक हमारा हीमोग्लोबिन है। और आरबीसी की लाइफ स्पैन हमें पता है 120 डेज, तो ये 120 डेज का हमारा शुगर कितना है वो हमें पता चले। पूरे 120 नहीं भी हुए, सपोज हमारा हीमोग्लोबिन पर एटलीस्ट 6 to 8 वीक्स का शुगर लेवल हमें पता चल जाएगा। तो डायबिटिक्स जो, हाँ, तो नॉर्मल HbA1c लेवल कितना होना चाहिए, 5%, और इफ इट इज मोर देन 6% तो डायबिटिक। तो ये मेजर करवा रहा है हमें लॉन्ग टर्म कंट्रोल ऑफ, तो दैट इज ग्लाइकेटेड। तो यहाँ पे हमारा आज का टॉपिक कंप्लीट हो रहा है। एमसीक्यू, फर्स्ट एमसीक्यू, हाइपरग्लाइसीमिया इज एसोसिएटेड विद, अगर किसी को हाइपरग्लाइसीमिया है तो शुगर बढ़ रहा है, तो इंसुलिन लेवल डिक्रीज होगा तभी शुगर बढ़ेगा ना, या फिर ग्लूकागॉन इंक्रीज होगा, ग्लूकागॉन भी ब्लड शुगर बढ़ा रहा है, इंसुलिन ग्लूकागॉन दोनों बढ़ेंगे ऐसे नहीं हो सकता। इंसुलिन का काम क्या है, हाइपोग्लाइसेमिया करना, हाइपोग्लाइसेमिया, तो इंसुलिन डिक्रीज होगा तो दैट इज हाइपरग्लाइसेमिया। ग्लूकागॉन का काम क्या है, हाइपरग्लाइसेमिया करना, शुगर बढ़ाना, तो ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो भी शुगर बढ़ेगी, तो ये दोनों आएंगे, ए एंड बी। सेकंड क्वेश्चन, डायबिटीज मींस डिजीज ऑफ इंसुलिन डेफिशिएंसी, सिर्फ डेफिशिएंसी नहीं होती, रिलेटिव लैग भी होती है, ठीक है ना, ये नहीं होगा। डिजीज ऑफ ग्लूकागॉन एक्सेस नहीं, ग्लूकागॉन बढ़ेगा तो शुगर सिर्फ ग्लूकागॉन से नहीं होगा। इंक्रीज ब्लड कोलेस्ट्रॉल नहीं, सिफोन और रनिंग थ्रू मैंने बताया था, शुगर पासेस इन यूरिन, यूरिन, दैट इज सिफोन। कॉज फॉर डायबिटीज मेलाइटस, क्लिनिकल स्टेट प्रोड्यूस प्राइमरी ड्यू टू इंसुलिन डेफिशिएंसी, प्राइमरीली हो सकता है, usually associated with hormone which normally have antagonistic action of इंसुलिन। हाँ, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा, थायराइड हार्मोन बढ़ा तो भी डायबिटीज हो सकता है। डिजीज ऑफ ओल्ड एज ओनली, ये नहीं हो सकता, ऐसा नहीं है कि सभी ओल्ड एज वालों को डायबिटीज। हेरिडिटरी एंड ओबेसिटी प्ले मेजर रोल, ये भी करेक्ट है, तो सी इज द आंसर। फोर्थ, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर रिस्पॉन्सिबल फॉर सेकेंडरी डायबिटीज मेलाइटस एक्सेप्ट। सेकेंडरी में क्या होगा, ये देखो, पैंक्रियाटाइटिस होगा ना, इन्फ्लेमेशन, तो भी सेकेंडरी हो सकता है, इन्फ्लेमेशन। फिर एक्रोमेगाली, ग्रोथ हार्मोन बढ़ा तो सेकेंड। कुशिंग सिंड्रोम मतलब कुशिंग्स में क्या हो रहा है, ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स बढ़ा तो भी सेकेंड। मैच्योरिटी ऑनसेट डायबिटीज का दूसरा नाम है NIDM, ये हमारा है प्राइमरी डायबिटीज। टाइप 1 टाइप 2 है, इसे कहते हैं प्राइमरी डायबिटीज, तो ये हुआ हमारा टाइप 2 डायबिटीज। टाइप 1 होता है ना, वो
अर्ली ऑनसेट भी बोलते हैं। टाइप 1 इज अर्ली ऑनसेट ना, तो ये मेजॉरिटी। मेजर कार्डिनल सिम्टम्स ऑफ डायबिटीज आर ऑल एक्सेप्ट पोलीयूरिया तो होता है, वेट गेन होगा या वेट लॉस होगा, हमने किया था लॉस होगा, पोलीडिप्सिया भी होगा, प्यास लगेगी, पोलीफेज है ना, तो वेट गेन इज नॉट। पोलीफेजिया ऑफ डायबिटीज मेलाइटस इज ड्यू, बता दिया, यही करेक्ट पहला ही अपना। डिक्रीज एक्टिविटी ऑफ सटाइटरी सेंटर, सटाइटरी सेंटर्स करते क्या है, फीडिंग को इनहिबिट कर, और उसकी एक्शन के लिए चाहिए। इंक्रीज एक्टिविटी ऑफ फीडिंग सेंटर नहीं, इनहिबिट कर, है ना। डिक्रीज ग्लूकोज यूटिलाइजेशन बाय सेल, बॉडी सेल्स, ये नहीं, ज्यादा रोल इसका सटाइटरी और फीडिंग। इंसुलिन एक्सेस तो होता ही नहीं है, लैक होती है। 7 cause of dehydration in diabetes mellitus is all except मेटाबॉलिक एसिडोसिस होगा, कीटोन बॉडी बनेंगे, इससे डिहाइड्रेशन, क्योंकि कीटोन बॉडी लॉस होते, कीटोन यूरिया, पोलीयूरिया। स्लो ब्रीदिंग नहीं होता, कसमॉल्स ब्रीदिंग होता है, रैपिड ब्रीदिंग। 8 फर्स्ट बॉडी ऑर्गन टू मैनिफेस्ट हाइपोग्लाइसेमिक सिम्टम इज, मैंने बताया था, भूख लगती है, शुगर कम होता है, सबसे पहले अपना ब्रेन, ब्रेन पे अफेक्ट होती है, सेरिब्रल कॉर्टेक्स। कॉर्टेक्स में न्यूरॉन होते हैं ना, उनको सबसे ज्यादा मेटाबॉलिज्म के लिए ग्लूकोज। डायबिटिक कीटोसिस, देयर इज डिक्रीज मेटाबॉलिक ब्रेकडाउन ऑफ कीटोसिस में मैंने बताया, ग्लूकोज तो हमारा बॉडी नहीं यूज करेगा, अगर इंसुलिन नहीं है तो इसका यूज करेगा फैट, तो मेटाबॉलिज्म कम किसकी होगी, hyperglycemic coma differs from hypoglycemic coma, all of the following except, यहाँ पे ऑनसेट इज स्लो, देखो हाइपरग्लाइसेमिया में धीरे धीरे स्टार्ट होगा, हाइपो में तो इमीडिएटली जैसे शुगर कम हुआ पेशेंट इन कॉमा। लेबर्ड ब्रीदिंग, देखो हाइपरग्लाइसेमिक कॉमा है ना, पे लेबर्ड ब्रीदिंग नहीं होता, स्मॉल ब्रीदिंग, रैपिड ब्रीदिंग, तो ये नहीं है। एब्सेंस ऑफ स्वेटिंग, हाइपोग्लाइसेमिया में स्वेटिंग होती है, हाइपर में नहीं। डिहाइड्रेशन, तो ये करेक्ट हुआ ना, स्वेटिंग नहीं हुआ। डिहाइड्रेशन बहुत ज्यादा होगा, अगर कीटोन बॉडी बनेंगे, कीटोन बॉडी लॉस होंगे, पोलीयूरिया होगा, डिहाइड्रेट, तो ये सब करेक्ट है। ब्रीदिंग सिर्फ रैपिड होने वाला है, किसमें, हाइपर, देखो आपके पास पेशेंट आया ना, पेशेंट देख के ही पता चलेगा, तो हाइपरग्लाइसेमिया है, हाइपो है, कॉमा में तो जाएगा, पर जो हाइपर वाला होगा ना वो रैपिड ब्रीदिंग कर रहा होगा, हाइपो वाला है ना तो ब्रीदिंग एकदम स्लो होगा, बिकॉज शुगर ही नहीं है, तो वो न्यूरॉन्स आर नॉट गेटिंग शुगर, सो दिस इज अ डिफरेंस। ओके फाइन, तो यहाँ पे हमारे एमसीक्यू कंप्लीट हो रहे हैं। फिर से नए बच्चों के लिए मेरे सभी नोट्स आपको वेस्टेरियस एप्लीकेशन में मिल जाएंगे, साथ में मेरी बुक फिजियोलॉजी नोट्स में भी आपको सभी नोट्स मिल जाएंगे, दोनों के लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए। थैंक यू सो मच, इफ यू लाइक द वीडियो यू कैन लाइक इट, यू कैन शेयर विद ऑल योर फ्रेंड्स, subscribe the channel and hit the bell. Thank you.